बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासत तो पाकिस्तान में कभी कमज़ोर नहीं पड़ती, सियासी ख़बरें तो यहाँ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो गैर सियासी ख़बरें हैं या सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं उसके भी कई सियासी पहलू दिखाई देते हैं। कल मैंने जैसे कि कच्चे के डाकुओं पर एक तफसीली वीलॉग किया था, आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, जो आपका फ़ीडबैक उसके ऊपर आया। मेरी कोशिश यही थी कि आपको एक तारीख़ी पस मंज़र बताया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे ये मसला इतना गंभीर हुआ। और ये तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान के वाक़यात हों जो आज हुए हैं या कच्चे के वाक़यात जो हो रहे हैं वो हों, ऑब्वियसली जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनका तो कभी हिमायत नहीं की जा सकती, उनका कभी साथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि उसकी वजूहात को तलाश करे और उसकी वजूहात को जड़ से पकड़े। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वडेरों के जुल्म का शिकार होकर डाकुओं के साथ मिल जाते हैं, कई गुर्बत की वजह से डाकुओं के साथ मिल जाते हैं, और कई उन मफादात की वजह से कि जहां वडेरे जो हैं वो अपने पथारीदारे निज़ाम को कायम रखने के लिए, अपने शिकारगाहों को कायम रखने के लिए, अपने कब्ज़ों को कायम रखने के लिए और अपने डेरे चलाने के लिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं, तभी वो पिथारेदार आज भी पिथारेदार बने बैठे हैं। तो ये रियासत को इन वजूहात को एड्रेस करना ज़रूरी है। अब आज देखिए बलूचिस्तान में जो पिछले 24 घंटे में वाक़यात हुए हैं, जाहिर है वो बहुत अफसोसनाक हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं, बहुत ही कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। लोगों को चुनकर तलाश करके उनका कत्लेआम कर देना, उनकी नस्लकुशी की नीयत से कत्ल कर देना कि जी ये चूँकि गैर बलोच हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए, ये एक ऐसी फितना अंगेज सोच है, जाहिर है इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह है कि किन वजूहात की बिना पर जो गैर मुल्की एजेंट्स हैं या गैर मुल्की ताकतें हैं, गैर मुल्की ताकतें इन लोगों को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो ये लोग उनके नरक़े में कैसे आ जाते हैं। उसकी जाहिर है मोटी मोटी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह महरूमी और गुर्बत है, एहसास महरूमी है, और दूसरी बड़ी वजह जो है, यानी एक तो जाहिर है कि आपने उनको एक ऐसा महरूम तबका आज तक बना के रखा हुआ है जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और वो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग आसानी से हो जाती है। और दूसरी वजह जो है वो उनके जो मसाइल हैं उसको हल ना किया जाना है। मसलन अब ये जो वाक़यात हुए हैं जिसमें 23 लोगों को चुनकर मार दिया गया, या कलात में लेवीज़ और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला हुआ, 10 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। फिर इसी तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उसके अलावा कुछ और वाक़यात भी पेश आए हैं। तो ये 50 से ज़्यादा अफराद को इन दहशतगर्दों ने या लिब्रेशन जो तंजीमें हैं उनके लोगों ने शहीद किया है। अब हमारी कोई हमदर्दी इन लोगों के साथ ऑब्वियसली नहीं हो सकती कि जिन्होंने मासूम लोगों पर हमला किया और उनको शहीद कर दिया, ना हमदर्दी हो सकती है ना है। लेकिन रियासत इस तरह नहीं सोचती, ना सोचना चाहिए कि जी ये इन्होंने जुल्म किया है, क्रश कर दो। ऑब्वियसली जिन्होंने किया उनको सजा तो देनी चाहिए, लेकिन क्या रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग दुश्मन कुव्वतों के हाथ में कैसे जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। मसलन आज मैं एक ब्रिगेडियर साहब को सुन रहा था, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इन बलोचिस्तान के वाक़यात के रद्दमल में कि फौरी तौर पर रियासत को चाहिए कि महरंग बलोच को क्रश कर दें, और ये महरंग बलोच जो है, ये महरंग बलोच सारी इस फितने की जड़ है और इसको फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए और फौरी तौर पर इसको क्रश करना चाहिए। ये एक ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे। एक माइंडसेट की निशानदेही करता है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है महरंग बलोच गलत कर रही हो, लेकिन आपको ये तो देखना ही चाहिए ना, एक हिकमत भी कोई चीज़ होती है कि महरंग बलोच के साथ पूरे बलोचिस्तान का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। आप महरंग बलोच को निशाना बना के पूरे बलोचिस्तान को उस तरह से अपने मुखालिफ कर लेंगे जिस तरह से आपने अकबर बुगटी को मारा था, आज तक वो आग ठंडी नहीं हो सकी, आज तक वहाँ से जो लावा है वो बह रहा है, आज तक उन जख्मों से खून रिस रहा है। आप आज महरंग बलोच को निशान इबरत बना देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखिए। दुश्मन ताकतों को मौका मिलेगा कि लोगों की ब्रेन वॉशिंग करें और कहें कि देखो महरंग बलोच के साथ क्या किया, और उससे कायल होकर मायल होकर बहुत सारे और लोग जो हैं वो इन लिबरेशन आर्मीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो रियासत का काम हिकमत से सोचना, हिकमत से अमल करना होता है। रियासत का ये काम नहीं होता कि मेरे हाथ में बंदूक है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर नज़र रखना पड़ती है। रियासत को जो हम कहते हैं कि माँ के जैसी है, मसलन अब आप देखिए, मैं यहाँ 2012 में वादिया तीरा में एक ऑपरेशन हुआ था। वहाँ पे एक ट्राइब है आफरीदी कबीले का, कोकी खेल कबीला, ये आफरीदी कबीले का सब ट्राइब है, कोकी खेल। ये 2012 में ये IDPs हो गए, वहाँ पर सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ।
जब ऑपरेशन हुआ तो ये लोग आईडीपीज हो गए। अब आईडीपीज होने का मतलब ये होता है कि कुछ अरसे की आप तंगी बर्दाश्त कर लीजिए, परेशानी बर्दाश्त कर लें, जैसे हालात ठीक होंगे, ऑपरेशन मुकम्मल होगा, आपको अपने घरों में वापस भेज देंगे। कौन मुस्तकिल तौर पर बेघर होना चाहता है? लेकिन 2012 से आज 12 साल हो गए, 2024 आ गया। 12 साल गुजरने के बावजूद इनको अपने इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं है, ये वापस अपने घरों में जाकर आबाद नहीं हो सके। अब इन्होंने क्या किया है कि पिछले 26 दिन से एक धरना दिया हुआ है। ये धरना जो है पाक अफगान शाहराह पर, जमरूद के मकाम पर यह धरना दिया हुआ है पाक अफगान शाहराह पर। इस कबीले ने 26 दिन हो गए, यानी 26 दिन के इस धरने के नतीजे में जो ट्रेड है वो बंद है। जब पाक अफगान सरहद पर जो ट्रेड है वो बंद है तो उसमें जो खाने पीने की अशिया हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो सारी ख़राब हो रही हैं। इस इलाके में रूट बंद हो जाने की वजह से जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, खाने पानी पीने की अशिया की किल्लत हो गई है, अद्वियात की किल्लत हो रही है। लेकिन रियासत जो है वो इन लोगों को वापस इनके घरों में आबाद करने देना नहीं चाहती। अच्छा, रियासत के पास हो सकता है जवाब मौजूद हो कि भाई वहाँ पर अभी अमन कायम नहीं हो सका, वहाँ पर दोबारा दहशतगर्द आकर आबाद हो सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह से इसके लिए फिर लोगों को कायल नहीं करना चाहिए, उनके साथ डायलॉग नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्या वादा खिलाफियाँ होनी चाहिए? मसलन इस कबीले के साथ जब इन्होंने पिछले साल धरना दिया था तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत थी और उन्होंने इनसे वादा किया था कि भाई चंद महीने में आपको, अगला साल शुरू होगा, आपको अपने घरों में भेज देंगे, ये वादा किया था। अगर इनको वापस नहीं भेजा जा सकता तो रियासत ने वादा क्यों किया था? जब आप वादा कर लेते हैं और फिर मुसलसल उनको एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे बुनियादी हुकूक तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर लोग बगावत पर उतरते हैं। फिर लोग जो हैं वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जाके हिस्सा बन जाते हैं। फिर लोग उन तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं कि जो तंजीमें जो हैं वो हुकूमत रियासत को पसंद नहीं होती। फिर उससे आगे बढ़कर उन तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं जो हथियार उठा लेते हैं। फिर वो अपने गुस्से का बदला लेने के लिए जो है वो हमलावर होते हैं। ये सारे मसाइल तब पैदा होते हैं जब रियासत उनको ऑन करने से या उनके मसाइल को सुनने से इनकार कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो चाहे वादिया तीरा के कोकी खेल कबाइल के लोग हों, आफरीदी कबाइल के लोग हों, या बलूचिस्तान में महरंग की फ़िक्र से मुतासर हुए लोग, एहतजाज करते लोग हों। अब देखिए, महरंग के साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो उन्होंने बंदूक नहीं उठाई है। रियासत के लिए ये अच्छी बात है कि उनके वो मुतालबात हैं, उनके मुतालबात को आप सुन सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच कि फ़ौरी तौर पर इस महरंग को गिरफ्तार करो और फ़ौरी तौर पर इसको जेल में डालो और न्यूट्रलाइज करो और ये करो वो करो, क्रश करो इसकी मूवमेंट को, ये वाला जो अप्रोच है, इस अप्रोच ने तो काम नहीं किया। जब इस अप्रोच ने काम नहीं किया, पे ऑफ नहीं किया, आपको इसका रियासत को फ़ायदा नहीं पहुंचाया और उसके नतीजे में आज भी लोग जो है वो उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, वो जाकर उन कलतन तंजीमों के साथ मिल जाते हैं और फिर बसों से उतार के लोगों को चेक करते हैं और फिर उनके शनाख्ती कार्ड देकर उनको शनाख्त करके गैर बलोचों को कत्ल कर देते हैं और बसों को आग लगा देते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि बोलान की पहाड़ियों पर बैठे हुए लोगों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, उनको कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा। तो रियासत को मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचना है। ये नहीं हो सकता कि रियासत सिर्फ एक आंख से देखे और क्रश करने की कोशिश करे, उससे और आग भड़केगी। आप सब लोगों को मार नहीं सकते, मार के कब्ज़ा नहीं कर सकते, पूरा इलाका खाली नहीं करा सकते लोगों को मार के। तो इस तरह से जो है वो शायद मुतबादल ऑप्शंस पे भी काम करना पड़ेगा रियासत को, फिर चीज़ें शायद जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। अगरचे बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट वर्क बहुत हुआ है, फलाह व बहबूद के मंसूबे लगाए गए हैं, डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव है उसको वहाँ पर काउंटर करने के लिए शायद मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मगर रियासत ऐसे नहीं सोच सकती कि जैसे रियासत सोच रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो जब इंसाफ ख़त्म हो जाता है किसी भी सोसाइटी से तो इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। अब हमारे यहाँ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब बैठे हैं, उन ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब आप टॉप पर बैठा हुआ शख्स इंसाफ से काम नहीं ले रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक होता हुआ लोगों के अंदर एहसास महरूमी पैदा होता है। और जब किसी भी मुआशरे में जो है वो ये एहसास हो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी या हो रही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रियासत के साथ आपको चिढ़ पैदा होने लगती है, या चिढ़ चलिए ना कहिए, सख्त लफ्ज़ हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको वहाँ पर इज़्तिराब महसूस होने लगे, बेचैनी महसूस होने लगे। और उस बेचैनी और इज़्तिराब के नतीजे में अब देखें ना, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। हम ये शेर पढ़ा करते थे, सुना करते थे, हमारे दोस्त अलमदार हुसैन का ये शेर है, वो कहते हैं कि नफ़रत ही इस वतन में गनीमत शुमार कर।
चाहत की जुस्तजू में नगर छूट जाएगा। हम ये शेर सुना सुना के कहते थे कि भाई कोई बात नहीं, तंगी है, बर्दाश्त करो, वतन छोड़ के मत जाओ। लेकिन आज हर कोई वतन छोड़ के जाना चाहता है। क्यों? बेचैनी है, इस्तराब है, सियासी तौर पर जो है वो एक अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कच्चे के इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद और सियालकोट की बात कर रहा हूँ, मुल्तान और बहावलपुर की बात कर रहा हूँ, मैं पेशावर में बैठे हुए और हैदराबाद में बैठे हुए शख्स की बात कर रहा हूँ। दूर दूर तक बेचैनी है, इस्तराब है, परेशानी है। जब आप लोगों की बेचैनी का खात्मा नहीं करेंगे और उस बेचैनी को बढ़ाएंगे और इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए लोग इंसाफ से काम लेने के बजाय सब कुछ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे होंगे, तो फिर मामला जो है वो सोसाइटी के अंदर बेचैनी ही बढ़ाएगा। अब आप देखिए कि काजी फैसल साहब है मसलन, उनके पास अब दरख्वास्त चली गई है तहरीक इंसाफ की, ज़ाहिर चीफ जज सुप्रीम कोर्ट के पास गई है तो चीफ जस्टिस के पास गई है, दरख्वास्त गई है कि जी मखसूस नशस्तों वाला जो फैसला 8/5 से आया था उस पर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन काजी फाइज ऐसा मजाल है कि ऑर्डर कर दें या कोई ऐसे बेंच में लगा दें या खुद एक बेंच का ऐसा और कह दें कि जी हाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद होना चाहिए, बल्कि वो चाहेंगे कि मखसूस नशस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद ना हो ताकि मखसूस नशस्तें उन्हीं को मिलने का इम्कान रहे, और उन्हीं को जब मिलने का इम्कान होगा तो फिर क्या होगा, फिर उनकी एक्सटेंशन का इम्कान बरकरार रहेगा। तो काजी फैसल साहब जो हैं वो अब मसलन आप उनके फैसले देख लेना, अभी हाल ही में उन्होंने फैसला दिया मोनाल को गिरा दो, लामोंटाना को गिरा दो और 11 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराई जाए और हैंड ओवर किया जाए। और ये क्या इस पूरे नेशनल पार्क में सिर्फ ये लामोंटाना और मोनाल हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ना गिराएं, ठीक है, अगर इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो गिरा दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसने इन्हें इजाज़त दी थी? अगर इन्होंने रियासत से, हुकूमत से इजाज़त लेकर किया था तो फिर जिसने इजाज़त दी थी उनको पहले कटहरे में लाएं। आपको याद होगा नस्ला टावर कराची में गिराया गया था, मैं बार बार ये सवाल करता था कि उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने सारे NOCs लेकर वो वहाँ पर फ्लैट खरीदा। उसको पता था कि भाई सारे इदारों ने इसको NOC दिया है, जब सब इदारों ने NOC दिया तो वो लीगल है तो NOC मिला है ना। अब वो सारे इदारे तो बच गए, उस बेचारे का जिसके पास सारे लीगल वो NOCs मौजूद थे उसका नुकसान हो गया, उसका अपार्टमेंट गिरा दिया गया। तो क्या काजी फैसल साहब जो हैं वो क्या पार्शल इंसाफ कर सकते हैं? मसलन मोनाल को गिरा दो, लामोंटाना को गिरा दो, लेकिन अगर नेशनल पार्क के अंदर ही कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है तो उसको मत गिराओ। उसको इसलिए ना गिराओ क्योंकि वो तगड़े हैं, क्योंकि एक ये फैक्टो सीमेंट के नाम से कंपनी ने 1982 में ज़ियाउल हक से NOC लिया था, CDS है नहीं, ज़ियाउल हक ने CDS से बाला उसको क्रॉस करके NOC दिया। 2012 में इसकी लीज मनसूख होनी थी फैक्टो सीमेंट की, 2012 में ये मनसूख होनी थी और 2011 में इन्होंने जो है वो CDO को बाईपास करके फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से दोबारा से 18 साल की एक्सटेंशन ले ली। और जब फिर इन्होंने एक्सटेंशन ले ली और एक्सटेंशन लेने के बाद जो है वो अगले साल CDA ने भी इनको अप्रूवल दे दी। आज भी वो फैक्ट्री नेशनल पार्क में चल रही है। तो इस्लामाबाद नेशनल पार्क में, मागिला नेशनल पार्क में क्या काजी फैसल को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? सिर्फ मोनाल नज़र आ रहा है? क्या ये सीमेंट फैक्ट्री नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये तगड़े हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पार्शल इंसाफ करते हैं, जब आप सेलेक्टिव इंसाफ करते हैं तो सोसाइटी के अंदर बेचैनी बढ़ती है। अब और देखिए ना, मोनाल शायद उतना नेचर के लिए नुकसानदेह ना हो जितनी एक सीमेंट फैक्ट्री नुकसानदेह हो सकती है। वो आपको याद होगा क्रशिंग बंद की गई थी 2011-12 में, क्रशिंग बंद कर दी गई थी, मागला को तोड़ेंगे नहीं, क्रशिंग नहीं करेंगे, और उस पर जस्टिस तमिन अल्लाह के फैसले मौजूद हैं। लेकिन जिसका पावा तगड़ा है वो बस अपने जो है वो चला सकता है, अपना निज़ाम चला सकता है, और उसको इंसाफ पर के मनसब पर बैठा हुआ शख्स भी कोई नहीं कहेगा। तो बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन में आज गया हुआ मेरा वीलॉग है, लेकिन नुक्ता सिर्फ एक ही है। नुक्ता ये है कि हर चीज़ को ताकत से नहीं कुचला जा सकता। हाँ, कुछ कुचलना भी चाहिए। जो जिसने हथियार उठा लिया और एक आम मासूम शहरी पर हमला किया है उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। मसलन अगर कोई कच्चे का डाकू बन गया है और उसने जो है वो एक मासूम को अगवा करके उसकी जान ले ली है, तो चाहे उसकी रीज़न कुछ भी हो, उसके साथ माजी में कोई ज़्यादती भी हुई हो, तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। उसके नतीजे में उसको वो ये जवाज़ उसको नहीं दिया जा सकता, फराहम नहीं किया जा सकता उसको जवाज़ कि वो किसी और मासूम शहरी पर बंदूक उठा ले। लेकिन ये रियासत ज़रूर कर सकती है कि मज़ीद लोगों को इस गैंग में शामिल होने से रोकने के लिए इक़दाम उठाए और बाहर बैठे हुए, यानी पक्के के इलाके में बैठे हुए लोगों की सर्जनिश करे, उनको उनके पहले हथियार डलवाए और वो नेक्सस ब्रेक करे, और अगर वजूहात गुर्बत हैं तो गुर्बत उस वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करे, और ऐसे बलूचिस्तान में भी है। तो ये मेरी कुछ हम्बल सी सजेशन थी।
और एक जो है वो मेरी दरख्वास्त थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।